जादुई नेकलेस की खेती। एक समय की बात है, भोलापुर नाम के एक गांव में प्रीति अपनी सौतेली माँ मनोरमा और अपनी सौतेली बहन प्रियांशी के साथ रहा करती थी। वैसे तो ज्यादातर सौतेली माँ दुष्ट और क्रूर होती है, परंतु प्रीति की सौतेली माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो प्रीति को अपनी खुद की संतान की तरह ही प्यार करती थी और प्रीति भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। परंतु प्रियांशी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। प्रियांशी को प्रीति फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। तेरी आंखें हैं या बटन, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आज मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और तूने मेरी स्पोर्ट्स वाली टी शर्ट पर ही सब्जी गिरा दी। सॉरी प्रियांशी, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही थी, पर फर्श पर तुम्हारे इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मेरा पैर उसमें फंस गया और सारा खाना तुम्हारे इस टी शर्ट पर गिर गया। बहाने तो तुम बहुत अच्छे बनाती हो। तुम्हें तो बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहाँ तुम जरूर विनर ट्रॉफी लेकर आओगी, लेकिन मेरे आगे ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। प्रियांशी ये सब कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मनोरमा आ जाती है। क्या हो गया प्रियांशी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? चल, अब तेरी तरफदारी करने वाली भी आ गई, अब तो तुझे मैं कुछ कह ही नहीं सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रियांशी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपकी लाडली बेटी ने मेरी टी शर्ट पर ये खाना गिरा दिया। अब आप ही बताइए, मैं स्कूल पहनकर क्या जाऊँ? माँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। हाँ, अब थोड़ी देर बाद तुम कह दोगी कि ये सब प्रियांशी ने ही किया है। कोई बात नहीं प्रियांशी, अभी मैं तुम्हें ये टी शर्ट धोकर ड्राई करके दे देती हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, अपनी लाडली की गलती को कैसे सुधार रही हैं। ये नहीं कि उसे थोड़ा डांटूं या कुछ कहूँ, पर ये सब तो आप मेरे लिए बचा के रखती है ना। कभी कभी लगता है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं बल्कि ये है। प्रियांशी, आज तो ये बात कह दी, आगे से ऐसा कभी मत कहना। तुम दोनों ही मेरी सगी बेटी हो और मेरे लिए कोई सौतेली नहीं है, समझी? इसके बाद प्रियांशी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन मनोरमा अपने पति की तस्वीर लेकर अपने कमरे में बैठी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। प्रीति ये सब देख लेती है और मनोरमा के पास जाती है। माँ, आपको पापा की याद आ रही है ना? नहीं बेटा, वो तो मैं तस्वीर साफ कर रही थी बस। माँ, आपको मेरे आगे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप पापा को मिस कर रही हैं। माँ, पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो तो हमारे साथ ही है। ऊपर आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। हाँ, तू सही कह रही है, ये हमारे साथ ही हैं। अगर ये प्रीति नहीं होती तो शायद वो जिंदा रूप में हमारे साथ होते। इसको बचाने के चक्कर में ही पापा ने अपनी जान गंवाई थी। ये नहीं होती तो पापा हमारे साथ होते। बात बात पर प्रीति को नीचा दिखाना बंद करो। वो एक हादसा था जो किसी के भी साथ हो सकता था। माँ, आप चाहे जो भी कह लें, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भुला सकती कि इसकी वजह से मैंने अपने पापा को खोया है। ऐसा कहकर प्रियांशी वहाँ से चली जाती है, परंतु प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रीति, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। तुम तो जानती ही हो वो गुस्से में कुछ भी कह देती है। चाहे वो गुस्से में कह रही हो, पर बात तो सही थी। मेरी वजह से ही हुआ ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कहकर मनोरमा प्रीति को गले लगा लेती है। ये सब प्रियांशी देख रही होती है और अंदर ही अंदर उसका गुस्सा लावा बन रहा होता है। और अब प्रीति की वजह से उसे अपनी माँ से भी नफरत होने लगी थी, क्योंकि उसकी माँ अब प्रीति पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा होता है और प्रीति और प्रियांशी बड़ी हो जाती है। प्रीति की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, इसलिए वो एक फैक्ट्री में काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रियांशी की जॉब एक अच्छी खासी कंपनी में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रियांशी जॉब से लौट कर आती है तो वो मनोरमा से कहती है, माँ, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। बस बेटी, सब्जी बन गई है, रोटी बन जाए फिर गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। शाम हो गई है लेकिन आपका अभी तक खाना ही नहीं बना। आखिर आप पूरा दिन घर पर रहकर करती क्या हो? तभी वहाँ पर प्रीति आ जाती है। माँ थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी वो पूरे घर का काम करती है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े
और पूरे घर को संभालती है। इसके बावजूद भी तुम कह रही हो कि वो करती क्या है? तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम उन्हें ही डांट रही हो। हाँ, तो मैं भी काम पर कोई मस्ती करने नहीं जाती और मेरा काम तो इतना डिफिकल्ट है कि अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है। तुम्हारी तरह नहीं कि फैक्ट्री में गए, 4 हाथ चलाए और काम हो गया। प्रीति बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लग जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा होता है। एक दिन छुट्टी वाले दिन दोनों बहनें घर पर होती हैं। तभी एक वकील उनके घर पर आता है। जी, ये सुरेश जी का घर है? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, पर आप कौन है? मैं एक एडवोकेट हूँ और सुरेश जी ने अपनी बिल मेरे पास रखी थी। मैं उन्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था, पर वो मुझे मिले नहीं और फिर मुझे पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। कल उनका एक दोस्त मेरे ऑफिस में आया था और उसी से मुझे यहाँ का पता मिला, इसलिए मैं बिना देर लगाए यहाँ पर आ गया। क्या लिखा है बिल में? और पापा ने ये घर किसके नाम किया है? इस बिल में ये लिखा है कि सुरेश जी अपने पूरे होशो हवास में ये घर अपनी पहली पत्नी की बेटी प्रीति के नाम कर रहे हैं और उनके नाम जो फैक्ट्री थी वो भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी की बेटी के नाम की है। अरे हाँ, मैं तो उनकी फैक्ट्री के बारे में भूल ही गई थी। उनके जाने के बाद तो उनकी फैक्ट्री पर ताला ही लग गया और उसके बाद वहाँ जाना ही नहीं हुआ। बिल के बारे में मुझे आपको बताना था, सो मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वकील वहाँ से चला जाता है, परंतु प्रियांशी गुस्से से आग बबूला होकर अपने कमरे में चली जाती है। पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया? उन्होंने सब कुछ मेरे नाम पर क्यों कर दिया? हो सकता है उन्होंने जब ये बिल बनाई हो तब मेरी और तुम्हारे पिता की शादी ना हुई हो, परंतु प्रियांशी इन सब चीजों को गलत तरीके से ले रही है। इस तरह से तो वो तुझे गलत समझेगी। क्या कहूँ माँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो दिन इसी तरह बीत जाता है। कुछ दिनों तक प्रियांशी किसी से बात नहीं करती। फिर एक दिन प्रियांशी प्रीति के पास आती है और कहती है, प्रीति, तुमने तो सुना ही होगा कि आजकल पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की बात चली है, जिसमें अभी फिलहाल फ्री में ये काम हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारा, मेरा और माँ का पैन कार्ड आधार से लिंक करा दूं। ये तो अच्छी बात है प्रियांशी। हाँ, उसी के लिए मुझे इस पेपर पर तुम्हारे साइन चाहिए। लाओ, अभी कर देती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति प्रियांशी के दिए हुए पेपर पर साइन कर देती है और प्रियांशी वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन प्रियांशी ऑफिस वाले दिन ऑफिस नहीं जाती, जिस पर मनोरमा हिम्मत करके पूछती है, क्या बात है प्रियांशी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो कभी ऑफिस की छुट्टी नहीं लेती, फिर आज कैसे? आज मैंने छुट्टी इसलिए ली है क्योंकि मुझे आज प्रीति की विदाई करानी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इस प्रीति ने बचपन से ही मेरा बहुत दिमाग खराब कर रखा है। मैं ही जानती हूँ कि मैंने इसे किस तरह झेला है, पर अब मैं इसे और नहीं झेल सकती। तो मिस प्रीति, जल्दी से अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। वैसे तो मैं ये कहना नहीं चाहती थी, परंतु तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कहना पड़ रहा है कि ये घर मेरे नाम पर है और तुम मुझे इस घर से कभी नहीं निकाल सकती। बकरी पालो, कुत्ता पालो, पर ये गलतफहमी मत पालो। ये घर तेरे नाम पर था, पर अब नहीं है। मतलब ये कि कल तूने जिस पेपर को साइन किया था वो इस घर और पापा की फैक्ट्री के पेपर थे। यानी कि अब इस घर और फैक्ट्री की मालकिन मैं हूँ, इसलिए मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। ये उसकी माँ बोल रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी प्रीति के साथ इस घर से चली जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपके ऐसा कहने से मैं इसे यहाँ रोक लूंगी तो आप गलती कर रही हैं। अगर आपको भी उसके साथ जाना है तो जाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद प्रीति और मनोरमा वहाँ से चले जाते हैं। प्रीति ये तो जानती थी कि उसकी बहन प्रियांशी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, परंतु वो उसके साथ ऐसा करेगी इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगी? मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है, वही हमारी मदद करेगा। ऐसा कहकर वो आगे चलने लगते हैं। जब वो थक जाते हैं तो एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। तभी एक चिड़िया तेजी से उस पेड़ से नीचे गिर जाती है। चिड़िया काफी घायल हालत में होती है।
इस चिड़िया को तो काफी चोट लगी है, मुझे इसके चोट पर मरहम लगा देना चाहिए, नहीं तो ये बच नहीं पाएगी। ऐसा कहकर प्रीति अपने बैग में से एक ट्यूब निकालती है और उसे उस चिड़िया की चोट पर लगा देती है। कुछ ही देर में चिड़िया को राहत मिलती है और चिड़िया कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अरे वाह, तुम बोल सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं परीलोक की चिड़िया हूँ और अब जब तुमने मेरी सहायता की है तो मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये लो एक जादुई नेकलेस का बीज, अगर इसे तुम खेत या बड़े मैदान में लगा दोगी तो वहाँ पर नेकलेस की खेती हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये तुम्हारे काम आएगा। ऐसा कहकर वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। मनोरमा और प्रीति की समझ में कुछ नहीं आता, परंतु वो फिर भी उस चिड़िया की कही बात के अनुसार जादुई नेकलेस के बीज को एक बड़े से मैदान में लगा देते हैं और उस दिन वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही प्रीति उठकर उस मैदान को देखने जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। माँ, उस चिड़िया की बात बिल्कुल सच निकली। ये देखो, यहाँ पर कितने सारे नेकलेस उग गए और ये नेकलेस कितने रंग बिरंगे और सुंदर हैं। सच में ये नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर हम इन्हें इकट्ठा करके बाजार में बेच देते हैं तो हमें इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है माँ। इसके बाद प्रीति और मनोरमा मिलकर सारे नेकलेस जमा कर लेते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेचने लगते हैं, क्योंकि उनके नेकलेस की क्वालिटी और डिजाइन बेस्ट थी और उन सभी नेकलेस के उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक किराए का मकान ले लेते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं और नेकलेस की खेती करने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनके नेकलेस की खेती की वजह से उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है और वो लोग खुद का घर ले लेते हैं और नेकलेस का व्यापार शुरू कर देते हैं और दिन पर दिन उनके व्यापार में तरक्की होती ही रहती है। यहाँ दूसरी ओर प्रियांशी ऑफिस और घर का काम एक साथ करते करते थक जाती है। हे भगवान, ये काम खत्म क्यों नहीं होता है? एक काम करो तो दूसरा काम पड़ा रह जाता है, दूसरा फिर तीसरा पड़ा रह जाता है। पता नहीं माँ इतना सारा काम कैसे करती थी। 2-3 दिन तक ऐसा लगातार काम करने से प्रियांशी की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपनी माँ को ढूंढते हुए उनके घर पहुँच जाती है और मनोरमा और प्रीति दोनों से ही माफी मांगती है। वो दोनों बड़ा दिल रखकर प्रियांशी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। गीता का पति और बेटा एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। गीता इस वजह से सदमे में चली जाती है। उसके रिश्तेदार और गांव के लोग उसे पहले की तरह करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन गीता ठीक नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे गीता ने लोगों से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन गीता चुपचाप कमरे में एक कोने में बैठी हुई थी। तभी उसे उसके दरवाजे के बाहर से एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती है। गीता दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक लगभग 5 साल की बच्ची रो रही थी। तुम यहाँ क्यों रो रही हो? जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाओगी? ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मम्मी पापा तो एक्सीडेंट में मर गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया, इसलिए मैं रोते रोते यहाँ तक आ गई। ये सुनकर गीता का मन पसीज जाता है और वो बच्ची को गले लगाकर खुद भी रोने लगती है। गीता अपने मन में सोचती है, मेरा पति और मेरा बेटा भी मुझे एक्सीडेंट में ही छोड़कर गए थे। मैं आज तक सदमे को नहीं भुला पाई हूँ, लेकिन अचानक इस बच्ची को देखकर मेरा मन पसीज गया। इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। लगता है मेरे लिए ही इस बच्चे को भगवान ने यहाँ भेजा है। अब से मैं इस बच्ची को अपने साथ अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। गीता उस छोटी बच्ची को घर के अंदर लेकर जाती है। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ। अब तुम्हें सब माहिका नाम से बुलाएंगे। माहिका? ये नाम तो बहुत प्यारा है। वैसे तुम मुझे अपनी मम्मी कहकर बुला सकती हो। गीता ने माहिका को अपनी बेटी बना लिया और माहिका भी गीता को मम्मी कहकर बुलाने लगी।
उस दिन से दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन गीता अपने मन में सोचती है, मुझे मेरी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी देनी है, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे काम कौन देगा? गीता सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर घर के कोने में रखी हुई उसकी पुरानी सिलाई मशीन पर जाती है। अरे, इसके बारे में मैं कैसे भूल गई? पहले मुझे सिलाई करने का कितना शौक था। अब मैं फिर से सिलाई का काम करना शुरू कर दूंगी। उस दिन से गीता फिर से सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। गांव वाले गीता से सिलाई का काम करवाने लगते हैं। यहाँ तक कि आसपास के गांव वाले भी गीता से सिलाई का काम करवाते थे। इस तरह उनकी जिंदगी खुशहाल पटरी पर आ गई थी और दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। माहिका स्कूल जाती थी और गीता घर के काम खत्म करने के बाद सिलाई के कामों में लग जाती थी। इस तरह 15 साल बीत जाते हैं और माहिका 20 साल की हो जाती है। गीता बीमार रहने लगती है। अक्सर उसके घुटनों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो घर का काम नहीं कर पाती थी और ज्यादा देर तक सिलाई का काम भी नहीं कर पा रही थी। गीता की ऐसी हालत देख माहिका बोलती है, मम्मी, मैं तो कहती हूँ अब आप सिलाई का काम छोड़ दो और तो और घर के सारे काम भी मैं कर लिया करूँगी। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई? कॉलेज में हूँ मैं भी, और कॉलेज रोज जाना इतना कोई जरूरी नहीं होता। कॉलेज में तो कितनी लड़कियाँ कॉलेज जाकर भी बंक करती हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। फिर मुझे कोई क्यों कहेगा? मैं यहाँ का भी सारा काम देख लूंगी और पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगी। आप इसकी चिंता मत करिए। गीता ने माहिका को सिलाई का काम सिखा रखा था, इसलिए माहिका को सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं आती है और वो भी गीता की तरह अच्छे से सिलाई कर लेती थी। गीता के सारे कस्टमर माहिका से सिलाई का काम करवाना शुरू कर देते हैं। उसी के पड़ोस में निशा नाम की एक लड़की रहती थी जो माहिका से बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी मम्मी उसके सामने माहिका की तारीफ करती रहती थी। निशा और माहिका एक ही कॉलेज में थी। कॉलेज में भी टीचर निशा को माहिका से सीखने की सलाह देती रहती थी, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आता था। कॉलेज का रिजल्ट आता है और माहिका टॉप करती है, लेकिन निशा बस जैसे तैसे पास हो जाती है। निशा की मम्मी उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है और बोलती है, तेरा पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं रहता है, बस सारा दिन फोन देखती रहती है और आवारा लड़कियों के साथ इधर उधर घूमती रहती है। हमने कभी भी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी और तू हमारी नाक कटवाती रह बस। अरे पड़ोस वाली माहिका को देख, घर के सारे काम करती है, सिलाई करती है, फिर भी कॉलेज में टॉप किया उसने। यहीं रहती है पास में, कुछ सीख लिया कर उससे उसके घर जाकर। इतना बोलकर रीता गुस्से से वहाँ से चली जाती है। निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैं तो इससे बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन सब मुझे इसे सीखने की सलाह देते रहते हैं। अरे भाई, नहीं सीखना मुझे इससे कुछ, कोई क्यों नहीं समझता? इस लड़की की बैंड तो बजानी पड़ेगी। बहुत हो गया अब। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन निशा देखती है कि माहिका गीता को लेकर अस्पताल गई है। उन दोनों के जाते ही निशा उनके घर जाती है और माहिका के सिले हुए कपड़ों को आग लगा देती है। यहाँ तक कि निशा उसकी सिलाई मशीन भी तोड़ देती है। ये हरकत करके निशा बहुत खुश हो रही थी और वो अपने घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद माहिका आ जाती है। मम्मी, ये देखो क्या हो गया। अपने आप तो हुआ नहीं होगा, जरूर ये किसी की साजिश है। लेकिन मम्मी, हम ऐसे सिर्फ शक की वजह से किसी का नाम नहीं लगा सकते हैं। अब क्या होगा? ये सारे शादी के ऑर्डर थे। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना सारा लहंगा लेने आने वाले हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? 1 घंटे बाद 3 औरत अपना अपना लहंगा लेने आ जाती हैं। माहिका उन तीनों को सारी बात बताती है। ये क्या किया तुमने? तुम सिलाई के कपड़ों का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो। इतना इम्पोर्टेंट था ये। मैंने तुम्हें एडवांस में पैसे भी दिए थे ताकि तुम अच्छे से काम करो। मैं कहीं बाहर से लहंगा खरीद लूंगी, लेकिन तुम्हें पैसों की भरपाई करनी होगी। माहिका के पास कुछ पैसे थे, वो उन तीनों को दे देती है। जमा किए हुए पैसे तो मैंने दे दिए, सिलाई मशीन भी टूट गई। अब मेरे पास सिलाई मशीन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। लगता है अब मुझे कहीं बाहर काम ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह माहिका जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म करके गीता से बोलती है, मम्मी, मैं बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। माहिका कई जगह काम ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता है। उदास होकर माहिका इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर बगीचे पर जाती है।
उस बगीचे में अलग अलग तरह के फूल थे, ऐसे फूल जो माहिका ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये बगीचा तो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से तो और ज्यादा खूबसूरत होगा। वैसे ही कहीं काम न मिल पाने की वजह से मैं बहुत उदास थी। कम से कम बगीचे का नजारा देखकर क्या पता थोड़ी खुशी मिल जाए। इतना सोचकर माहिका बगीचे के अंदर जाती है। वो बगीचे में इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है। कौन हो तुम और मेरे बगीचे में क्यों आई हो? ये बगीचा आपका है? आप तो परी हो, फिर पृथ्वीलोक का बगीचा आपका कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पर परीलोक जैसा बगीचा बनाया है क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ और मैं जब भी यहाँ आती हूँ इसी बगीचे में रुकती हूँ। कहीं तुमने यहाँ से कोई फूल तो नहीं तोड़े ना? माहिका बहुत डर जाती है और वो परी के सामने रोने लगती है। तुम इतनी सी बात पर रो क्यों रही हो? मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ, वैसे तुम यहाँ तक आई कैसे? मैं काम ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला और भटकते भटकते मैं यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन तुम काम क्यों ढूंढ रही थी? तुम्हारी तो अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की उम्र है। माहिका परी को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर परी भावुक हो जाती है। कोई बात नहीं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। मैं तुम्हारी ये परेशानी ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ लेकर जाओगी आप मुझे? तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इस बगीचे में हर कोई नहीं आ सकता है। जो इंसान बहुत ही नेक होता है वही बगीचे में प्रवेश कर पाता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति बगीचे में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे बिजली के झटके लगते हैं। इससे मुझे ये तो पता चल गया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अभी तुम्हें मेरे बनाई हुई एक और अद्भुत चीज के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। परी ने उसी बगीचे से थोड़ा हटकर एक नदी बनाया था। वो मामूली नदी नहीं थी, इसलिए हर किसी को नजर नहीं आती थी। वहाँ पहुंचकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी उस नदी से एक पेड़ बाहर आता है जिस पर बहुत सारे लहंगे लगे हुए थे। ये कैसी नदी है जिसके अंदर लहंगे का पेड़ है? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें अद्भुत नजारा दिखाऊंगी। ये सारे मामूली नहीं हैं, बल्कि बहुत ही अनोखे जादुई लहंगे हैं। तुम हर रोज यहाँ आकर जितना लहंगा चाहो लहंगा ले सकती हो। परी, मैं यहाँ से सिर्फ 4 लहंगा लेकर जाऊंगी। जब 4 लहंगे बिक जाएंगे तब उन पैसों से मेरी सिलाई मशीन आ जाएगी। उसके बाद मैं फिर से पहले की तरह सिलाई करने लगूंगी। सिलाई करके मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, इसलिए मुझे किसी जादुई चीज की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी मदद के लिए लहंगे लेकर जाना चाहती हूँ। माहिका की ईमानदारी देखकर परी बहुत खुश होती है। उसके बाद माहिका नदी के अंदर जाती है और 4 लहंगे ले आती है। खुश होकर परी माहिका को 10 सोने के सिक्के भी देती है। माहिका परी को धन्यवाद करती है और अपने घर वापस चली जाती है। वो अनोखे लहंगे दिखने में बहुत खूबसूरत थे। माहिका लहंगों को बेचने के लिए घर के बाहर रख देती है। कुछ ही देर में 4 लहंगे बिक जाते हैं और सिलाई मशीन खरीदने के पैसे आ जाते हैं। उसी दिन माहिका सिलाई मशीन भी खरीद लेती है। लहंगों की खूबसूरती देखकर गांव वालों को लगता है कि इतना सुंदर लहंगा माहिका ने सिला है और उसके बाद फिर से पहले की तरह सभी माहिका से सिलाई करवाना शुरू कर देते हैं। माहिका गीता के घुटनों का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है। माहिका का जीवन फिर से पहले की तरह होता देख निशा को बहुत गुस्सा आता है। अचानक ये सब कैसे हो गया? मैंने तो इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। इसके लहंगों के साथ साथ मैंने सिलाई मशीन भी तोड़ दी थी और फिर से अब ये पहले की तरह हो गई। अरे यार, अब फिर से मुझे इससे सीखने की सलाह देना शुरू कर देंगे लोग। थोड़ी देर बाद निशा माहिका के घर के बाहर जाती है और उसी वक्त माहिका अपनी किसी खास दोस्त को परी के बगीचे और अनोखे लहंगे की नदी के बारे में बता रही थी। ओहो, तो ये बात है। मैं भी जाऊंगी परी के बगीचे में। उसके बाद वो भी मुझे जादुई नदी के पास लेकर जाएगी। निशा परी के बगीचे के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो बगीचे के अंदर जाने की कोशिश करती है उसे बिजली का झटका लगता है। उसी वक्त परी वहाँ पर आ जाती है। कैसे मेरे बगीचे में घुसी चली आ रही हो? तुम वही हो ना जिसने माहिका के सिलाई के कपड़ों में आग लगाया था? आपको कैसे पता लगा? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी। मैं कोई मामूली नहीं, जो मुझे तुम बताओगी तो ही पता चलेगा। उस दिन माहिका की बातें सुनने के बाद मैंने अपने जादू से पता लगा लिया था
कि वो तुम ही हो। अभी के अभी यहाँ से जाओ, वरना माहिका को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। उसके बाद जेल की हवा खाना तुम। परी, मैंने माहिका के साथ जानबूझकर नहीं किया। मैं बस इतना चाहती थी कि कोई भी मुझे उससे कुछ सीखने की सलाह ना दे। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैंने उसे अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं बताया है। लेकिन तुम भी एक बात जान लो, हाँ ये बात सच है कि दुनिया में सब अलग अलग होते हैं और कोई किसी की तरह नहीं बन सकता। यहाँ तक कि किसी की तरह बनने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना जीवन है और उसके जीने का सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन माहिका तुम्हें आकर कुछ नहीं बोलती थी, अब तुम्हारे आसपास वाले लोग बोलते थे, तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती। निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसी वक्त माहिका के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसके बाद वो माहिका से माफी मांगती है। माहिका उसे माफ कर देती है। उस दिन से दोनों दोस्त बन जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।